देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली। 200 साल लंबी इस आज़ादी के लड़ाई में न जाने कितने वीर जवान शहीद हुए और न जाने कितनों ने अपना सब कुछ खो दिया। पर आखिरकार इस लड़ाई में सच्चाई की जीत होती है और ब्रिटिश एम्पायर हार कर इंडियन सबकॉन्टिनेंट छोड़ने का फैसला कर देता है। Governor General Lord Mountbatten was on Ballard Pier, Bombay, and here he inspected guards of honor from the three Indian services, mounted as a tribute to the work of the British services. ब्रिटिश पार्लियामेंट जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर देता है। इस एक्ट के हिसाब से ब्रिटिश इंडिया का एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला था। ब्रिटिश बाउंड्री कमीशन ने डिसाइड किया कि बाउंड्रीज रिलीजियस डेमोग्राफिक्स के हिसाब से होगी। इसका मतलब पार्टीशन मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, मेजरली हिंदू और सिख मेजोरिटी के हिसाब से होने वाला था। देखते देखते उस समय साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बना द यूनियन ऑफ इंडिया, जहां हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, और दूसरा बना डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक बना वेस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, और दूसरा बना ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का रीज़न एक ही था, वो भी एक मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था। अब वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान जोग्राफिकली तो दूर थे ही, पर आइडियोलॉजिकली भी बहुत डिफरेंट थे। उस समय भले ही दोनों जोन्स की पॉपुलेशन लगभग एक जैसी थी, पर पॉलिटिकल पावर पूरा वेस्ट पाकिस्तान के हाथों में था। ईस्ट पाकिस्तान का हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लोग नाखुश थे क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उन दिनों एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने जन्म लिया। लोगों के बीच पॉलिटिकल कंट्रोल लाने और ईस्ट पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बनाने की चाह बढ़ने लगी। देखिए, तब कुछ सही तो नहीं चल रहा था, पर लोग जैसे तैसे करके बस अपना काम चला रहे थे। उस समय ईस्ट पाकिस्तान में, जहां बंगाली मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, लोग अपनी बंगाली आइडेंटिटी को लेकर ज्यादा जागरूक होने लगे। वेस्ट पाकिस्तानी लोग उसी जगह अपने इस्लामिक आइडेंटिटी को सबसे ऊपर मानते थे। उनके हिसाब से इस्लाम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसके वजह से पाकिस्तान बना। पूरी तरह से पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बने, इसलिए उन्हें चाहिए था कि उर्दू पाकिस्तान की फेडरल लैंग्वेज बन जाए। पर हिस्टोरिकली उर्दू सिर्फ नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट में बोली जाती थी। ईस्ट पाकिस्तानियों के लिए बंगाली ही प्राइमरी लैंग्वेज थी और अपनी आइडेंटिटी भी। इसी समय के दौरान नवंबर 1947 में कराची में एक नेशनल एजुकेशन समिट होता है, जिसमें उर्दू और इंग्लिश, ये सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस को मान्यता दी जाने की बात रखी जाती है। इस बात को लेकर पूरे ईस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स मिलकर प्रोटेस्ट जारी कर देते हैं, पर बात कुछ बनती नहीं है। आगे पाकिस्तान पब्लिक कमीशन पाकिस्तान के अप्रूव सब्जेक्ट्स के लिस्ट से ही बंगाली लैंग्वेज को हटा देते हैं, और उस समय के करेंसी और स्टैम्प्स पे से भी बंगाली लैंग्वेज को हटा दिया जाता है। आगे बात और बिगड़ती चली जाती है और उस समय के काफी सारे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है। बात एकदम हाथ से निकल जाती है जब मोहम्मद अली जिन्ना मार्च 1948 में ढाका जाते हैं और वहां ये डिक्लेयर कर देते हैं कि उर्दू और सिर्फ उर्दू पाकिस्तान की फेडरल लैंग्वेज रहेगी, और जो इस बात को नहीं मानेगा वो एक तरीके से पाकिस्तान का दुश्मन है। फिर साल आता है 1952, जिसमें ये प्रोटेस्ट और अपोजिशन एक फॉर्मल मूवमेंट का जन्म लेने वाला था। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा नजीमुद्दीन फिर एक बार एक स्पीच के दौरान उर्दू ओनली पॉलिसी को पब्लिक के आगे रखते हैं। उसी साल जनवरी में एक ऑल पार्टी सेंट्रल लैंग्वेज एक्शन कमेटी बनाई जाती है और बंगाली लैंग्वेज को अरबिक स्क्रिप्ट में लिखे जाने की बात रखी जाती है। उस एक्शन कमेटी की तरफ से इस बात को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलता है और कमेटी उसी साल 21 फेब को एक ऑल आउट प्रोटेस्ट का डिक्लेरेशन कर देता है। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ढाका में सेक्शन 144 तक इम्पोज कर दिया जाता है, पर बात कुछ बनती नहीं है। 21 फेब को सुबह 9 बजे ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स मिलते हैं और प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच काफी टेंशन हो जाती है और उस दिन प्रोटेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स की मौत भी हो जाती है। इसी से शुरुआत होती है भाषा आंदोलन की, या जिसे कहा जाता है द बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। इस आंदोलन के दौरान काफी एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस और सिविलियंस की मौत हो जाती है और आने वाले कुछ सालों तक यही सिलसिला जारी रहता है। ईस्ट पाकिस्तानी अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं और वेस्ट पाकिस्तानी जुल्म करते रहते हैं। फिर फाइनली साल आता है 1956, जब पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बनता है और उर्दू और बंगाली ये दोनों लैंग्वेजेस को एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिलता है। पर अक्टूबर 1958 में जनरल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मिलिट्री कूप करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व करके मार्शल लॉ इम्पोज करते हैं।
देखिए, वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में ईस्ट पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के पास सिर्फ एक पंजाब रीजन ही मेजरली फर्टाइल और प्रोडक्टिव था। फिर भी ईस्ट पाकिस्तान एक इकोनॉमिक ड्रेन थियोरी से गुजर रहा था। ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली वेस्ट पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा था। उस समय पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के डेटा के हिसाब से साल 1950 से लेकर 1970 तक जो भी स्पेंडिंग वेस्ट पाकिस्तान पे की जा रही थी, उसे सिर्फ आधी स्पेंडिंग गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान पर कर रही थी, चाहे वो कंट्री का डेवलपमेंट प्लान हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ईस्टर्न पाकिस्तान का खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। बात तो यहाँ तक बिगड़ गई कि बंगालीज का डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान मिलिट्री में भी होने लगा। उन्हें कभी कमांडिंग पोजीशन तक नहीं पहुँचने देते थे, बस टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन तक रोक दिया जाता था। पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ईस्ट पाकिस्तान को कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा था। जब 1955 में 1 यूनिट स्कीम डिक्लेयर हुआ, तब वेस्ट पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस को 1 यूनिट दिखाया गया और ईस्ट पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया। ये जो 1970 तक डिस्पैरिटी चली, वो कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी चेंज की वजह से नहीं थी, बल्कि सिस्टमेटिकली ईस्टर्न पाकिस्तान को हर कॉर्नर से साइडलाइन किया जा रहा था। गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स देने के लिए आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान ने 1966 में 6 पॉइंट मूवमेंट लॉन्च कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक रीजनल ऑटोनोमस स्टेटस और लोकल कंट्रोल का डिमांड रखा। देखिए, वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को यह समझ आ गया था कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम फॉलो की जाए, जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाए, तो पावर ईस्ट के हाथों में चला जाएगा। इसे चेकमेट करने के लिए वेस्ट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एक नया पैंतरा लेके आती है, 1 यूनिट स्कीम, जिसके तहत वेस्ट पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस को जोड़कर एक प्रोविंस बना दिया जाता है। आगे जाकर ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्टेड लीडर्स को वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स कुछ ना कुछ करके पावर में ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं देते। फिर एक दौर आता है जब पूरा पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप से गुजरता है। अक्टूबर 1958 से लेकर मार्च 1969 तक पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के अंडर डिक्टेटरशिप में रहता है और फिर आगे जाकर दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान जनरल याह्या खान के अंडर। इस पूरे डिक्टेटरशिप का क्लाइमैक्स शुरू होता है 1970 में, जब ईस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेशी आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में नेशनल इलेक्शंस में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर लेती है। ईस्ट पाकिस्तान को लगता है कि अब सरकार उनके लोगों की बनेगी और उनकी जो भी डिमांड्स थी वो अब सुनी जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस समय के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे, वो इस नई सरकार बनाने के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं और एक बात रखते हैं, पाकिस्तान को चलाने के लिए 2 प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाए, एक ईस्ट विंग के लिए और एक वेस्ट। वो यहाँ तक मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट मूवमेंट को भी मानने से मना कर देते हैं। दोनों लीडर्स 3 मार्च 1971 को ढाका में मिलते और एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने के बारे में डिस्कशंस करते, पर शेख मुजीबुर रहमान ये एक्सेप्ट नहीं करते और एक नेशन वाइड स्ट्राइक डिक्लेयर कर देते हैं। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ढाका के रेसकोर्स ग्राउंड पर एक स्पीच देते हैं और लोगों से अपने हक की लड़ाई लड़ने को कहते हैं। ये स्पीच एक टर्निंग पॉइंट होता है जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को इग्नाइट करने का काम करता है। शेख मुजीबुर रहमान के उस स्पीच से पूरे ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो जाता है। लोग अपने फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय 10 से 13 मार्च के बीच पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर देती है ताकि अर्जेंटली कुछ गवर्नमेंट पैसेंजर्स को ढाका लाया जा सके। ये गवर्नमेंट पैसेंजर्स और कोई नहीं होते बल्कि पाकिस्तानी सोल्जर्स होते हैं जिन्हें सिविल ड्रेस में ढाका लाया जाता है। पाकिस्तानी मिलिट्री एक डिटेल मिलिट्री एक्शन प्लान करती है ताकि ईस्ट बंगाल के जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो उन्हें रोका जा सके और उस ऑपरेशन का नाम रखती है ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत होती है 25 मार्च 1971 में, जब पाकिस्तानी मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान के सारे मेजर सिटीज को कंट्रोल में लाने का प्लान करती है। इंटरनेशनल मीडिया को इस बारे में खबर लग जाती है, पर पाकिस्तान मिलिट्री बड़े सिस्टमेटिकली सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को ईस्ट पाकिस्तान से बाहर हटा देती है। पाकिस्तान मिलिट्री बड़े चालाकी से बंगाली ऑफिसर्स को सेंसिटिव एरिया से हटाकर वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर्स से रिप्लेस कर देती है। जितने भी बड़े बंगाली आर्मी यूनिट्स थे उस समय, उन्हें डिस्पर्स करके वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मिक्स छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स बना देती है ताकि कोई इंटरनल मिलिट्री इंसर्जेंस ना हो। उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री को एक मेजर टास्क दिया गया,
शेख मुजीबुर रहमान और टॉप 15 आवामी लीग लीडर्स का अरेस्ट। ऑपरेशन सर्चलाइट के साथ साथ एक बांग्लादेशी जेनोसाइड का ऑपरेशन शुरू हो गया। इस सिस्टमेटिक किलिंग से कई बांग्लादेशियों की जान गई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की पब्लिकेशन में डेथ्स लगभग 1 से 5 लाख के बीच बताई गई। अगर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रुडोल्फ रोमेल की माने तो टोटल डेथ्स 1.5 मिलियन के आसपास थी। उस समय वायलेंस सिर्फ ढाका में नहीं, पूरे ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। टारगेट किलिंग्स हो रही थी, जगह जगह हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। वेस्टर्न कंट्रीज को ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे इस किलिंग्स के बारे में डिटेल में खबर नहीं थी। एंथनी मैस्करेनस, जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान भेजते हैं ताकि एक मिलिट्री के फेवर में नैरेटिव रखा जा सके, पर ऐसा होता नहीं है। एंथनी पाकिस्तान से भागकर यूके चले जाते हैं और द संडे टाइम्स में इस सिस्टमैटिक किलिंग्स के खिलाफ एक आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, जो आगे जाकर इंडिया के आर्म्ड इंटरवेंशन के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर करते। पूरे प्लानिंग के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री 26 मार्च 1971 के दिन शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट होने के पहले शेख मुजीबुर रहमान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन कर लेते हैं और टेलीग्राम की हेल्प से स्टूडेंट्स के पास चित्तागोंग पहुंचा देते हैं। इसके बाद उनके अरेस्ट की न्यूज़ पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैल जाती है। देखिए, पहले लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। पाकिस्तानी मिलिट्री को लगता है कि ये अपोजिशन ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, पर जैसे जैसे मिलिट्री की एट्रोसिटीज़ बढ़ती है, लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। उसी समय ईस्ट पाकिस्तान में धीरे धीरे एक रेबेल फोर्स तैयार हो रही होती है, जिसका नाम रखा जाता है मुक्ति फौज। मुक्ति फौज या मुक्ति बाहिनी बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री ऑफिसर्स और रेबेल सिविलियंस के द्वारा बनाया गया पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ एक रेजिस्टेंस फोर्स था। धीरे धीरे काफ़ी सारे बंगाली सोल्जर्स पाकिस्तानी मिलिट्री को छोड़कर मुक्ति फौज में ज्वाइन हो जाते हैं। अप्रैल 1971 में इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं और कर्नल MAG ओस्मानी को बांग्लादेश फोर्स का कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। इस रेजिस्टेंस और फाइट से बचने के लिए उस समय लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी इंडिया के आसाम और वेस्ट बंगाल में रेफ्यूजी ले लेते। इंडिया इन रेफ्यूजीज को अपने यहाँ शेल्टर तो देता है, पर यह रियलाइज करता है कि इनके वजह से इंडिया के ऑलरेडी बर्डन इकोनॉमी पर और बर्डन ऐड हो रहा है। इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगता है, पर कोई हेल्प नहीं करता। तब उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी डिसाइड करते हैं कि इंडिया और रेफ्यूजीज अपने पास नहीं ले सकता। इंस्टेड पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड वॉर में जाना इकोनॉमिकली एक बेटर ऑप्शन। तब 27 मार्च 1971 को इंडिया बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को लेकर ऑफिशियली अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर देता है। अगले ही महीने एक यूनियन कैबिनेट ऑर्डर पास होता है, जिसमें इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ईस्ट पाकिस्तान में जाकर वहां सर्विलेंस करने का ऑर्डर दिया जाता है। आगे जाकर ये प्लान किया जाता है कि मुक्ति फौज और इंडिया के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मिलकर नए लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में से रिक्रूट करेंगे और उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग देंगे। जुलाई में बांग्लादेश को 11 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन सभी सेक्टर्स को अपना एक कमांडर इन चीफ दिया जाता है। तब तक इंडियन आर्मी ने लगभग 1 लाख लोगों को 2 हफ्तों की ट्रेनिंग देकर गुरिल्ला वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया था। इंडिया इनिशियली पूरे मैटर को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने का ट्राई करता है, पर बात कुछ बनती नहीं है। तब इंडिया जुलाई एंड तक पाकिस्तान के साथ वॉर के लिए एक फॉर्मल प्लान के साथ रेडी हो जाता है। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इंडिया मल्टीपल स्ट्राइक्स करता है ईस्ट पाकिस्तान में, पर हर स्ट्राइक के बाद फोर्सेस वापस इंडिया आ जाते थे। फिर 21 नवंबर के आसपास इंडिया मुक्ति बाहिनी की सपोर्ट से ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर वही बेस बनाने का सोचते हैं, ताकि दिसंबर में वेस्ट पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड वॉर लड़ी जा सके। इंडिया के इस मूव के वजह से वेस्ट पाकिस्तान में अनरेस्ट बहुत बढ़ जाता है और सभी लोग क्रश इंडिया का नारा गाने लगते हैं। 23 नवंबर को वेस्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और कंट्री को वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोल देते हैं। 3 दिसंबर को वेस्ट पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर देता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के 8 एयरफील्ड्स पर एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक कर देती है। इंडिया के आगरा एयरफील्ड पर भी हमला होता है, जिसके कारण उस टाइम ताजमहल को सूखे पत्ते, लकड़ी और गोनी से ढका जाता है ताकि वो रात को चांद की रोशनी में नजर न आए। इस हरकत के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इस स्ट्राइक्स को वॉर अगेंस्ट इंडिया डिक्लेयर कर देते हैं और उसी शाम इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के ऊपर रिटर्न एयर स्ट्राइक्स कर देती है। उस समय इंडिया का ईस्टर्न फ्रंट लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा संभाल रहे थे। उनकी लीडरशिप में इंडियन मिलिट्री के तीनों डिविजन्स ने काफी शानदार तरीके से पाकिस्तानी फोर्स को मिट्टी में मिला दिया था।
4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ईस्टर्न पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में लड़ाई की गई। 15 दिसंबर तक इंडियन फोर्सेस ने गाजीपुर टी फैक्ट्री कैप्चर कर ली थी। दिसंबर 12 तक मेघना रिवर क्रॉसिंग कर ली थी, जिसका ब्रिज पाकिस्तान ने तोड़ दिया था। दिसंबर 11 को तंगेल एयरड्रॉप का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लिया था, जो इंडियन फोर्सेस को आगे जाकर ढाका कैप्चर करने में मदद करती है। 16 दिसंबर आते आते इंडियन एयर फोर्सेस ने ढाका कब्जे में कर लिया था। पूरी तरीके से ढाका कैप्चर करने के बाद इंडिया एक 30 मिनट का अल्टीमेटम देती है पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी इंडिया के आगे सरेंडर कर लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर लेते हैं। The change of ownership of one of the most populated and poorest parts of the world is now being confirmed. डेटा एस्टिमेट्स के हिसाब से इस वॉर में पाकिस्तानी मिलिट्री और प्रो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, जिन्हें रजाकर कहा जाता था, ने मिलकर लगभग 30 लाख बांग्लादेशी लोगों की जान ली और लगभग 4 लाख बांग्लादेशी औरतों और बच्चियों का रेप किया। उस समय लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशियों को अपना घर छोड़कर इंडिया में रेफ्यूज लेना पड़ा था। पाकिस्तानी लीडर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स ने मिलकर हर वो कदम उठाया था जिससे बांग्लादेश फिर से अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। उसी जगह अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ध्यान में रखें तो हर एक एंगल से इंडिया का बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में एक बड़ा रोल रहा है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड वॉर। इंडिया ने सभी लेवल्स पर जाकर बांग्लादेश के फ्रीडम को सपोर्ट किया था। 1971 से लेकर 2026 तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच कई सारी ट्रीटीज और बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए, चाहे वो 1972 का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन हो या 1974 का इंदिरा मुजीब अकॉर्ड, 1996 का गैंजेस वाटर शेयरिंग ट्रीटी हो या 2017 का डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हिस्ट्री उठाकर देखें तो इंडिया ने बांग्लादेश की तरफ हमेशा से एक मदद और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जय हिंद।